Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here we are in our Polity Byte series and जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा that is Election Commission of India. So to download the PDF of this particular lecture या जो अभी तक Polity Bytes में जितने lectures हुए हैं, you can subscribe to our Telegram channel O2IS Academy. Plus you can also download our app O2IS Academy app जिसमें आपको अभी तक के सब lectures का PDF अवेलेबल है. प्लस बाकी स्टडी मटेरियल जो बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड भी आपके पास काफ़ी फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है. सो डू डाउनलोड द ऐप एंड विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वी हैव कवर्ड. अभी तक हमने पार्लियामेंट कवर किया, हमने बहुत सी चीज़ें देखी. बट हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट का हमने कंपोजिशन देखा, क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट, हमने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स देखी. ठीक है कि पार्लियामेंट में एमपीज आते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा, ऐसे ऐसे उसमें अपॉइंटमेंट होती हैं. हमने सब कुछ देखा. बट उन सब चीज़ों को कंडक्ट कौन कराता है? अगर कोई इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट के इलेक्शंस हमारे पास है. प्रेसिडेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उनके इलेक्शंस हैं, तो उनको कौन चेक करेगा कि हाँ जी वो सही है, या उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? ठीक है, हमने तो पढ़ लिया कि पार्लियामेंट में ये रूल है, पार्लियामेंट के अपॉइंटमेंट के लिए आपको ये क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये आपका टेन्योर है. बट व्हाट अबाउट द थिंग कि अगर कुछ भी चीज़ एक रेगुलेटिंग बॉडी, ठीक है, अगर हर एक चीज़ के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है. जैसे जब हमारे पास बात आती है कि ये लॉ सही है या गलत है किसी पनिशमेंट की, तो हम कहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम है वो कौन है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इज अ सुप्रीम रेगुलेटिंग बोर्ड, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी. ठीक है, सेम एज जब बात आएगी इलेक्शंस की, सो इट इज आर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सेम एज इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल कंप्लीट द एवरीथिंग रिलेटेड टू द इलेक्शंस इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल वी विल कवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन वी विल कवर जो थोड़े बहुत पॉइंट्स है फॉर SPSC मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन और SPSC. देन वी विल सी EVM का छोटा कंसेप्ट. ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम कंप्लीट करेंगे. लास्ट में वी विल स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिलेटेड टू इलेक्शंस है, दैट इज़ RPA 1950 एंड 1951. हम सब पढ़ते बहुत है लेकिन वी गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस थिंग कि 1950 और 1951 के बीच में क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आज का लेक्चर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी हम बात करते हैं कि हर एक ऑफिस की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, ये आपको याद होना चाहिए वैसे भी नॉर्मली, आर्टिकल नंबर 324. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहली चीज, द इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर. किसने एस्टैब्लिश किया? कोई पार्लियामेंट ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया. इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इसमें कौन से पार्ट में बात होती है एंड कौन से आर्टिकल में इसकी बात होती है. उससे पहले हम देखें वो एस्टैब्लिश कब हुई थी? 25 जनवरी एंड 1950 में. पार्ट 15 इसके बारे में बात करता है. अभी आपने एक बार क्वेश्चन देखा होगा, आई थिंक इट वाज इन द HS या मे बी HS और हरियाणा. ठीक है, उसमें क्या बोला गया था डायरेक्टली आपके पास बात की गई थी, आई थिंक इमरजेंसी की, मे बी इमरजेंसी, एंड द क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू कि ये कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है. सो बेसिकली जब मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर भी लिया था पॉलिटी बाइट सीरीज में, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जी कौन से पार्ट में किसकी बात की गई है. जैसे पार्ट 5 जब हमने कंप्लीट किया, इट वॉज रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव. जब हमने पार्ट 6 की बात की, देन इट वॉज रिलेटेड टू हमारा स्टेट्स के रिलेटेड. नाउ हियर इट इज पार्ट 6. हम इमरजेंसी कंप्लीट कर चुके हैं, सो लेट मी नो व्हाट इज द पार्ट नंबर ऑफ इमरजेंसी का. ठीक है, सो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इट इज एन आर आर्टिकल 324 टू 29. क्या क्या बात करेगा? इसकी पावर्स की, इसके फंक्शन की, टेन्योर की, एलिजिबिलिटी की, या जो भी इसके रिलेटेड है, इन सब चीज़ों की बात करेगा हमारा ये आर्टिकल्स 24 से लेकर 29 तक. इसका जो मेन सेक्रेटेरिएट है दैट इज इन न्यू दिल्ली. दैट इज जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर ऑन. ओके, सो इलेक्शन कमीशन है, ऑल इंडिया बॉडी है. क्या कंडक्ट कराती है? ये इलेक्शंस कंडक्ट कराती है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के. एंड दिस ये आपको याद होना चाहिए. देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में जो हमारे दोनों हाउसेस के जो इलेक्शंस होते हैं, दैट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट फ्रॉम स्टेट इलेक्शन कमीशन. इसको प्लीज याद रखिए. इट इज सेम एज द फैक्ट जैसे हमने जब
सैलरीज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज और पेंशन, सॉरी, सैलरीज ऑफ अ हाई कोर्ट जज और पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज के फैक्ट याद किया था कि सैलरीज आर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट बट पेंशन आर फ्रॉम इंडिया। ओके, सो यही चीज़ें आपको स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन है वो भी कौन कंडक्ट कराता है, दैट इज आर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब हम थोड़ा सा देखते हैं हर एक आर्टिकल को डिटेल में, उसके बाद हम उसको डिटेल में और जो बाकी प्रोविजंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी सी आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक हमारे पास बोलते क्या हैं। सो इट वॉज आर्टिकल 324 दैट मीन्स इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ऑफिस। किस आर्टिकल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया, दैट विल बी आर आर्टिकल नंबर 324, प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ऑफिस की एस्टैब्लिशमेंट जो हुई वो हुई 324 से। गवर्नर का ऑफिस किसने एस्टैब्लिश किया, प्रेसिडेंट का किसने एस्टैब्लिश किया, एवरी ऑफिस हैव द एस्टैब्लिशमेंट आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको याद होना चाहिए। फॉर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया। नेक्स्ट इज 325, नो पर्सन शुड बी इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन ऑर्डर टू, किसमें, इलेक्टोरल रोल में। इलेक्टोरल रोल में आप सबको कोई भी इनइक्वालिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ आपकी शर्तें हैं जो आप पूरी करोगे। पहली क्या है, दैट इज आर 18 ईयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप 18 ईयर्स क्रॉस करते हो यू डायरेक्टली एंटर इनटू अ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के ऊपर कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन बात करता है, हमारा आर्टिकल नंबर 325। Next is Article 326. Elections to the House of the People and to the Legislative of the States to be based on the adult suffrage. ठीक है, कोई इसका और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई और पॉइंट नहीं है, इट्स टोटली विल बी बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन बनाना है, कोई लॉ बनाना है, इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर किसके पास पावर दी गई है, पार्लियामेंट के पास। देखिए आपने बहुत जगह पे इस चीज़ें देखी होंगी कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है। सो जहाँ जहाँ पार्लियामेंट के पास पावर है वो आप आर्टिकल्स एक जगह लिखे, दिस इज द वे ऑफ मेकिंग नोट्स। ठीक है, कि हाँ जी 327 में पार्लियामेंट को पावर दी गई, प्रेसिडेंट के केस में भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को पावर दी गई, तो वो सब चीज़ें आप एक जगह जरूर लिखें। 328, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट को भी पावर दी गई जब बात आएगी स्टेट की। देन लास्ट आर्टिकल रिलेटेड टू दिस इज आर्टिकल नंबर 329, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स के ऊपर रोक लगा दी गई है। वो किसने बोला है, आर्टिकल 329, जब बात आएगी किसकी, हमारे इलेक्टोरल मैटर्स की। सो दैट वाज ऑल अबाउट, हमने एक ब्रीफ में देखा कि हाँ जी 324 से लेके 329 तक हमारे आर्टिकल्स बोल क्या रहे हैं। 324 हमको बोल रहा है कि आपको एक ऑफिस दिया जाएगा जो एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, जिस ऑफिस का नाम क्या बोला गया, दैट इज आर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 325 बोलता है कि आपको कभी भी भेदभाव नहीं फेस करना पड़ेगा अगर आपको इलेक्टोरल रोल में आना है। 326 आपको बोलता है कि जी और कोई बेसिस नहीं है इलेक्टोरल रोल के अंदर आने के लिए, आपको क्या बेसिस है, दैट इज आर एडल्ट सफरेज। 327 और 328 पावर देते हैं पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को रिलेटेड प्रोविजंस बनाने के लिए, और 329 ने रोक लगा दी उसके ऊपर, किसके ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, इन पर्टिकुलर इलेक्टोरल मैटर्स के ऊपर एंटर करने के लिए। सो अगर आपको ब्रीफली भी ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको बहुत सारा टॉपिक आपका इन्हीं आर्टिकल से सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंपोजिशन। लेकिन क्या कंपोजिशन हमेशा से ऐसी थी जैसी आज है कि पहले कुछ और था। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि 1950 से लेके 1989 तक इट इज अ सिंगल मेंबर बॉडी, मतलब एक ही इंसान था जो ये सब चीज़ें देख रहा था। नेक्स्ट इज 1990 से लेके 1993 तक ये बनी मल्टी मेंबर बॉडी। एंड देन नाउ प्रेजेंटली इट क्या है, कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ आवर Election Commission of India. So the Election Commission shall consist of a Chief Election Commissioner and other Election Commissioner. The number is to be decided by the President. ज़रूरी नहीं है 3 और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इसको कौन डिसाइड करेगा, that will be decided by our President of India. Regional Commissioners to be appointed by the President after consultation with the Election Commission. हर एक रीजन के लिए अलग अलग कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, लेकिन उनका किससे कंसल्ट करेंगे, वो हम किससे करेंगे, इलेक्शन कमीशन से। सो आपने एक चीज़ देखी कि अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज जब आप स्टेट इलेक्शन कमीशन करेंगे उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारा गवर्नर, लेकिन उसमें भी एक फैक्ट है कि रिमूवल कौन करता है।
Okay, the conditions of a service and tenure of a office of election commissioners and the regional commission shall be determined by the president. Whole authority is with our president. Now, next is the constitution does not provide any educational, legal, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है कि अगर आप ये चीज़ें फुलफिल करेंगे तभी आप इलेक्शन कमिश्नर या जो रीजनल कमिश्नर है वही बन सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है. किसको ऑथराइज किया गया है यहाँ पे? हमारे पार्लियामेंट को. टू लॉज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोविजन इसमें मेंशन नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि हमने बाकी चीज़ों में पढ़ा. सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा, हाई कोर्ट में पढ़ा, वी हैव द मेंशन्ड क्वालिफिकेशंस कि हाँ जी आपको ये क्वालिफिकेशंस पूरी करनी पड़ेंगी तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं. बट फॉर बिकमिंग अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी बनने के लिए आपके पास एज सच प्रोविजंस मेंशन नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर साइलेंट है. कौन उसके लिए लॉज बनाएगा? लॉज बनाएगी हमारी पार्लियामेंट. नंबर कौन डिसाइड करेगा कितने होंगे? दैट इज आवर प्रेसिडेंट. ओके, सो अब हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट और टेन्योर कितना होगा. सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड बाकी के इलेक्शन कमिश्नर, और उनका जो फिक्स टेन्योर है वो कितने का है? 6 ईयर्स का है और एज मेंशन्ड है 65. सुप्रीम कोर्ट जज की कितनी थी और हाई कोर्ट जज की कितने थी? सुप्रीम सी यू हैव टू रिलेट योर टॉपिक्स. जैसे कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात आएगी तो आपके पास एक टेबल पे, आई थिंक मैंने आपको ये सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था, हाई कोर्ट में भी बताया था, अभी फिर बता रही हूँ, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ एक अपॉइंटमेंट का तरीका होगा, एक रिमूवल का तरीका होगा, एक एज होगी, एक कोई प्रोसीजर होगा. सो इट कैन बी इंक्लूडेड इन द वन टेबल ऑफ योर नोट्स जिसमें आपको ये देखना है कि हाँ जी ये चीज़ें हम वैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो इट शुड बी इंक्लूडेड इन टेबल. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जज की बात आई तो हमने एज की थी 65 ईयर्स, बट व्हेन वी केम टू अबाउट द हाई कोर्ट जज तो क्या एज थी हमारी? थी 62. सिमिलरली इसमें हमने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की है, सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इट इज़ 65 या फिर मतलब बाकी मेंबर्स की भी. ठीक है, बट द थिंग इज इसमें टेन्योर कितना है? या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी चीज़ वो पहले कर जाएंगे. मान लीजिए 2010 में एक को किसी को मेंबर बनाया गया इलेक्शन कमीशन का. ठीक है, उस टाइम पे उनकी एज थी 60, चलो 55 हम रख लेते हैं, 59. ठीक है, तो 6 अब वो 60 अगर हम 6 साल लें तो 2016 में उनके 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे. तो या तो ये हो या फिर अगर वो 58 ईयर्स के, या मान लीजिए सिंपल सी बात है ये 60 ईयर्स के. ठीक है, तो या 61 ईयर्स के, तो 2015 में वो कितने के हो जाएंगे? 65 के. तो इन केस जहाँ पे अगर 6 ईयर्स का था तो इसमें उनकी रिटायरमेंट कब हो जाएगी? इट इज़ इन 2015. जो भी अर्लियर होगा या तो वो 65 साल के पहले हो जाए या उनके 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाए, जो भी चीज़ पहले होगी उसमें उनको रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल, और हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल. सो या तो वो रिजाइन कर दें, ठीक है, या द सीईसी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट. सो लेट्स सी कि क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट जज. इट विल बी अ ब्रीफ रिविजन फॉर यू टू. तो देखिए पहली चीज़ क्या है कि अगर आपको वो मोशन भी स्टार्ट करना है रिमूवल का, 100 ऑफ लोकसभा एंड 50 ऑफ राज्यसभा, आई थिंक मुझसे पहले अब आपको याद होनी चाहिए. देन इफ इट इज़ लोकसभा, अगर हम लोकसभा से चलते हैं, ठीक है, देन इट हैव टू बी एडमिटेड बाय स्पीकर. जब स्पीकर ने उस पर्टिकुलर चीज़ को एडमिट कर लिया, देन द केम द रोल ऑफ इंक्वायरी कमेटी. इंक्वायरी कमेटी जब इसमें आ जाएगी तो इंक्वायरी कमेटी के बाद किसके पास ये रोल जाएगा? इट विल गो टू द वापस से हाउस में आएगा. अगर वो गिल्टी फाउंड हो गए, ठीक है, देन स्पेशल मेजॉरिटी इसमें काम करेगी. स्पेशल मेजॉरिटी से पर्टिकुलर हाउस को पास करना पड़ेगा एंड द नेक्स्ट इट इज विल बी द प्रेसिडेंट का assent. So this was the procedure of removal of our Supreme Court judge, which is same followed in the High Court का judge, same is followed in our the election commissioner के उसमें. So this was the grounds for the removal. ठीक है, now अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ये बॉडी है, तो क्या इनमें कोई फ़र्क है? विल इट बी डिफरेंट या क्या चीज़ है? सो लेट्स सी. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 other इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स
and receive equal salary, allowances and other perquisites which are similar to those of a judge of the Supreme Court. ये आपस में इक्वल हैं और ये किसके इक्वल हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के. दैट्स इट. ज़्यादा कुछ भी नहीं. पावर्स इनकी इक्वल होंगी? नॉट, ये पावर्स इक्वल नहीं होंगी, बट इन दोनों की जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी जो है वो पावर्स इक्वल हैं, प्लस जो इनके साथ इनकी जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, इन तीनों की इक्वल हैं. किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट जज में. Next is, in case of difference of opinion amongst the chief election commissioner, two other election commissioners, matters decided by the commission by majority. जब अगर आपका कोई वैसे भेदभाव हो जाता है कि जी मैं नहीं मानूंगा ये पर्टिकुलर चीज़, तो जो मेजॉरिटी होगी उस पर्टिकुलर डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द बेसिक फैक्ट्स. चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टेन्योर, ठीक है, ये सब चीज़ें, आर्टिकल्स. नाउ वी विल सी थोड़ा सा कि इनके फंक्शंस क्या है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या ये काम करता है. सो द फर्स्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. ये क्या बताता है? टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट. फॉलो करता है डिलिमिटेशन कमीशन को, लेकिन पब्लिक को बताएगा कि हाँ जी ये टेरिटोरियल एरिया का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है. सो रिलेटेड टू टेरिटोरियल. नेक्स्ट इज प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर. हर साल कोई ना कोई 18 साल के होते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कौन देखेगा? वो देखेगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, इट ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू देम. ठीक है, अब ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, या किसको हटाना है, क्या क्या उसके लिए मतलब आपको प्रोविजंस फॉलो करनी है नेशनल पार्टी बनने के लिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए, उनका क्या सिंबल होगा. कोई अगर इंडिपेंडेंट खड़ा है तो उसका क्या सिंबल होगा. तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इलेक्शन एंड स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर्स. नॉमिनेशन की एक डेट आती है, ठीक है, प्लस आपको पेपर्स भरने पड़ते हैं, कौन सी डेट पे इलेक्शन होगा, क्या उसका शेड्यूल रहेगा. सो दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज सुपरवाइज मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द काउंटी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. मशीन्स का इधर उधर जाना, जो हम ईवीएम्स आज के टाइम पे देखते हैं, ये सब चीज़ें कौन देखता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और ये आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंडर. सिमिलरली वी हैव सम एडवाइजरी फंक्शंस. ओके, एक ही बार में सारे आ गए. सो ईसीआई इज एम्पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन. सिंपल सी बात. तो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. डिस्क्वालीफाई करेंगे, जो भी प्रोसीजर चलेगा, लेकिन एक एडवाइस दी जा सकती है किसके द्वारा? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट जहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो. बेसिकली प्रेसिडेंट रूल हम बोलते हैं कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर, मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट का ही फेलियर उसको बोला जाता है. ठीक है, तो जब हमने इमरजेंसीज पढ़ी थी उसमें भी हमने एक कंसेप्ट डाला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ऑथराइज कर देगा कि हाँ जी अब यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी, मतलब बेसिकली नेशनल इमरजेंसी की उसमें. ठीक है, तो यहाँ भी बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल एडवाइज द प्रेसिडेंट कि हाँ जी अब टाइम आ गया, हम इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं. इट एडवाइजेज द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू द पोस्ट इलेक्शंस डिस्प्यूट्स बिटवीन द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज. मान लीजिए कोई कैंडिडेट को अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, जो भी उसका केस होगा, सो द एडवाइस कैन बी गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ India. Okay. Next is quasi-judicial function. So it has the power to settle disputes related to recognition granted to political parties. अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने नेशनल पार्टी घोषित कर दिया, लेकिन किसी और ने उसके ऊपर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, तो हाँ जी इस पर्टिकुलर चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट. ओके. Next is, it is entitled to act as a court for matters relating to the disputes arising out of the election symbol, क्योंकि जो यही इसको देती है. बेसिकली जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव में देखा था कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइजेशन देगा या फिर ये इलेक्शन सिंबल्स देगा, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों को लेके आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं. इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ कंटेंडर हु फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन अ गिवन टाइम. ठीक है, तो कोई भी कंटेंडर होगा फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन अ गिवन टाइम, तो आपको ये पता होगा कि देयर इज़ वन प्रोसीजर, आपको एक्सपेंसेस बताने पड़ते हैं या दे आर लिमिटेड कि आप इतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे या आप इतना ही पैसा लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में. ओके, सॉरी, इलेक्शन में.
सो अगर इसके रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो किसके पास पावर है? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. सो दैट इज ऑल अबाउट आर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट विल बी आर स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. The State Public Service Commission for every state, which is an independent constitutional body, it is basically the major recruiting agency of the state, same as the Election Commission of India. But फिर state legislature के जो हमारे elections होंगे वो conduct कराएगा Election Commission of इंडिया. इसके पीछे छोटी सी हिस्ट्री है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इसको प्रपोज किया था. ठीक है, कि जी एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा. नेक्स्ट इज in 1926 on the recommendation of एक कमीशन था that was ली कमीशन. ठीक है, this is in 1924 the federal public service commission was established. I think यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है. Okay, see this slide. वो बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड आपको ऐड हो गया था. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन तो बात होती है आर्टिकल्स ये 243K टू 243ZA. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ एक होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. क्या करेंगे वो? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल, सेम थिंग. लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट, जो मेन पॉइंट है दैट इज आर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के रिलेटेड जो भी हमारे इलेक्शंस में काम होगा दैट विल बी टेकन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. लेकिन जो बात होगी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के मेन इलेक्शंस की वो कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के रिलेटेड जो हमारे पास है वो कौन देखेगा? दैट विल बी स्टडीड बाय आर स्टेट इलेक्शन कमीशन. यहाँ पे देखिएगा जो अपॉइंटमेंट है इज डन बाय आर गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. नेक्स्ट इज आर्टिकल 243K क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रिपरेशन, ये सब चीजें किसके? इलेक्शंस ऑफ पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज अंडर 243ZA shall be vested in the state election commission. यही आर्टिकल की थोड़ी सी डेफिनेशन है. 243K clause 2 it states that tenure and the appointment will be directed as per the law made by the state legislature. उसमें कौन था? पार्लियामेंट. However, state election commissioner shall not be removed from his or office except in like manner and on the grounds as a judge of the high court. ये हमने देखा था किसकी तरह सेम होता है? आर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह. So them will be applied here also. Now next, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीसी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गवर्नर हमको अपॉइंट करेंगे बट रिमूव कौन कर सकता है? हमारे प्रेसिडेंट ही. एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट और प्रोविजन अंडर की हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन. अब किस किस केस में आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं? दैट इज आर फर्स्ट इज इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट, एंगेज इन अनपेड इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी और माइंड और बॉडी. प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ एसपीएससी फॉर मिसबिहेवियर. ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ जो आपने रखना है, अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे गवर्नर एंड जो रिमूवल है दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस बिकॉज दीज आर द बहुत छोटे छोटे फिक्स विच विल मेक यू कंफ्यूज एंड यू विल लूज द फन होल क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल इंक्वायरी अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप जा सकते हैं. Under the provisions of the Constitution, the advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the President. अगर ऐसा कुछ भी होता है और उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसी आपको वो दे देता है, सो अब अगर कुछ भी उसमें इनसे कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसा इशू होता है रिमूवल के केस में भी, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप जा सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट आपको उसमें एडवाइस देगा दैट विल बी द बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. याद रखिएगा, बिकॉज नॉर्मली हमने पढ़ा है कि एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस देट विल बी अ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस टाइम पे जजमेंट देंगे. नेक्स्ट इज कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया था, दैट इज जस्ट 1, 2 और 3, लेकिन बाकी भी आपने चीज़ें ध्यान रखना, इट विल बी हेल्पफुल इन योर मेंस. ठीक है, ये चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए. सो द फर्स्ट इज SVEEP, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल अवेयरनेस प्रोग्राम. बेसिकली इट इज द वोटर्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था. देन इट इज अ सी विजिल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस.
Election Commission has set up media certification and monitoring committee. ECI has tied up with IIT Madras to develop a new technology under the Digital India program. So these are some of the points. ये मैंने आपको इसलिए डाला because these are not for the prelims, but the thing is sometimes इस चीज़ की चीज़ें आपके मेंस में आपको पॉइंट्स या एग्जाम्पल करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं. फाइन. सो दैट इज ऑल विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कुछ लेकिन अगर आपको बाकी भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो स्कीम्स आती हैं, कुछ आती है, सो यू कैन इंक्लूड इन दिस. नेक्स्ट इज आर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स. बिकॉज हमने बात की थी कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ही इलेक्शन के रिलेटेड मैक्सिमम सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे. बाकी जो डीप स्टडी है दैट यू कैन ऑल्सो डू फ्रॉम द लक्ष्मीकांत प्लस इधर उधर से. सो लेट्स सी सम फैक्ट्स. 324 से 329 पार्ट 15 बात करता है इलेक्ट्रल सिस्टम हमारे कंट्री का. नेक्स्ट इज देयर इज वन जनरल इलेक्ट्रल रोल. कोई अलग अलग स्टेट का और इंडिया का अलग इलेक्ट्रल रोल नहीं होगा. देयर विल बी ओनली अ वन इलेक्ट्रल रोल. ठीक है, लेकिन हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उसी के ही जो लोग हैं. मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर जगह की वन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वन का अपना इलेक्ट्रल, सेकेंड इलेक्ट्रल, लेकिन बेसिकली होता एक ही है. The electoral roll is used for both center and state legislatures. The constitution has abolished the system of communal representation and separate electoral rates. अभी आपने देखा होगा कि normally जो एक चीज़ है that is our 18 years of age हमें चाहिए and you will be the member, you will be included under the electoral roll of the particular. सो पहले जो हमारे पास एज थी दैट वॉज 21 ईयर्स, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट ने किया था इसको 18 ईयर्स. एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा. सो वन मोर अमेंडमेंट यू गॉट इज द 61st अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट इज Parliament can make provision relating to electoral rolls, delimitation of constituencies and other matters necessary. Simple. ठीक है कि पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है इसमें अगर आपको कुछ भी रूल्स या लॉज डिलिमिटेशन के रिलेटेड बनाने हैं. अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. हम इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं करेंगे बट वी विल टॉक अबाउट सम पॉइंट्स विच दे हैव टॉक्ड देन. बाकी अगर आपको डिटेल में करना होगा यू कैन स्टडी. इट इज़ अवेलेबल इन आई थिंक यू कैन गूगल और समथिंग. सो इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स, डिलिमिटेशन ऑफ constituencies, allocation of seats in parliament and state legislatures. ये बात करता है हमारा 1950 का. ठीक है, 1950 बात करता है मशीनरी डीलिंग विद इलेक्शंस, इलेक्शन ऑफेंसेस, डिस्प्यूट्स बाय इलेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट यू हैव स्टडीड बेसिकली अगर हम छोटा सा बात करें तो 1950 वाला जो एक्ट है आरपीए का दैट वाज फॉर वोटर्स. एंड जो 1951 है इट इज़ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, उनके डिस्प्यूट्स, उनके ऑफेंसेस, इलेक्शंस एंड उस चीज़ों के लिए. बट 1950 जो हमारा बात करता है दैट इज रिलेटेड टू वोटर्स. अब देखिए क्वालिफिकेशन एक वोटर की, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल ये भी वोटर के रिलेटेड है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी वोटर के रिलेटेड है. सो बेसिकली 50 वाला अगर बेसिक सब डिफरेंस देखना अगर बात चीज़ कभी कन्फ्यूज भी हो जाए सो आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं. मे बी इट कैन हेल्प यू. नेक्स्ट इज आरपीए 1950 एंड 51 के बीच में हमारा difference. The allocation of seats and the delimitation of constituencies for the purpose of election to the House of the People and the Legislature of the state. और इसमें है election of the House of the Parliament and to the House of the Legislature of the state. Say the qualification of voters at such elections, the methodology of preparation of electoral rolls, the manner of filling seats in the Council of States. यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ दोज हाउसेज. अब यहाँ पे किस पे चला गया, हाई पार्टीज के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा. द करप्ट प्रैक्टिस एंड अदर ऑफेंसेज इन कनेक्शन विद सच इलेक्शन. मतलब इसका वोटर्स का रिलेटेड नहीं है, इलेक्शंस होने के बाद जो चीज़ें हो सकती हैं उनके ऊपर 51 हमारा बात करता है. द डिसीजन ऑन डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट और इन द कनेक्शन विद द इलेक्शंस. सो सिंपल एज दैट. द लास्ट थिंग विच वी विल स्टडी इज आर ईवीएम. तो ईवीएम जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन voting machines which enable the voter with a button for each choice of a candidate. It is attached by cable to electronic ballot box. इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इस पॉइंट की. First used in 1982 Kerala Assembly elections. However, Supreme Court struck down the election since representation of people 1951 में. Then conduct of election rules 1961 did not allow use of EVMs. उसके बाद हुआ RPA 1951 was amended in 1988 to allow the usage. पहले आपने 1982 में यूज़ किया फिर बंद कर दिया, उसके 1988 में 51 वाले एक्ट को अमेंड किया गया और फिर से इसका यूजेज बोल दिया गया. 1999 में फर्स्ट टाइम ये गोवा के एंटायर स्टेट में यूज़ की गई थी. एंड द नेक्स्ट इन 2004 EVMs वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शंस. अगर आप सिंपल अगर आपको नहीं समझ, इफ यू गेट कंफ्यूज, फर्स्ट टाइम इट इज़ इन 1982 इन आर केरला. फिर हमने बंद कर दी, फिर एक अमेंडमेंट की हमने 1988 में जिसने उसको अलाउ कर दिया. इसके बाद यूज़ हुई गोवा में और गोवा के बाद फर्स्ट टाइम 2004 में इसको लोकसभा के लिए यूज़ किया गया. ठीक है, दिस वॉज फॉर स्टेट, दिस वॉज ऑल्सो फॉर द स्टेट. ओके, सो दिस वॉज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द आर EVM.
Okay, so let's see some questions related to the Election Commission of India. So पहला है, consider the following statements. The Election Commission of India is a 5-member body. तो क्या ये 5-member body है? So it is no. तो पहला निकाल दो, ये तो निकला. The Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general election and by-election. नहीं, so Election Commission of India इसका होगा. So second is out, एक आंसर बच गया, that is D. पढ़ लेते हैं. Election Commission resolves the disputes relating to splits, mergers of recognized political parties. So answer will be D. Next is, consider the following statements with reference to India. The Chief Election Commissioner and other election commissioners enjoy equal powers but receive unequal salaries. तो क्या ये सही है? So this is wrong. इक्वल सैलरीज होती हैं सबकी. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इट इज प्रोवाइडेड टू जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. सो येस, इट इज करेक्ट. अगर हम ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, तो सेकंड तो करेक्ट है ही. नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट. ठीक है. द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स हिज ऑफिस टिल द डे ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years. 65 एंड 6 years दोनों ही पॉइंट करते हैं. आंसर विल बी बी. Okay, next is, consider the following tasks: superintendence, direction and conduct of free, fair and elections. क्या इनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या करता है? So first is correct. Preparation of electoral rolls और ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इलेक्शन ऑफ इंडिया 4 इलेक्शंस कराता है. सो ये वो यहाँ पे ये इंक्लूडेड है. तो इनकी इलेक्टोरल रोल कौन बनाएगा? ये बनाएगा. सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटिंग इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स कंटेस्टेड द इलेक्शंस. ये भी हमने देखा था कि सिंबल्स के रिलेटेड पावर्स किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन द केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स. नो, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर चली जाती है अगर कोई वहां पे अप्लाई कर दे तो. ओके, सो द आंसर विल बी ए. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द इलेक्शन, आई थिंक दिस इज रिपीटेड. हाँ, चलो देख लेते हैं. सो दिस इज, कौन करता है? नो, इट इज़ नॉट अ 5-member बॉडी. ये भी नहीं करता है, दैट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करता है? हमारा सिर्फ. तो यही करेक्ट है एंड दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड प्लस हमने जो 1-2 चीज़ें देख ली, ईवीएम्स, RPA 90. हमने क्या क्या कवर किया? वी हैव कवर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, देन वी हैव कवर्ड EVM, RPA 1950 एंड RPA 1951. ओके, सो दीज आर द टर्म्स एंड आई थिंक दिस इज दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्शंस जो हमारे इंडिया में कंडक्ट होते हैं. बाकी बहुत सी चीज़ें आती है, VVPAT आता है, ये सब चीज़ें, बट दीज आर वेरी कैन नॉट बी डन नॉर्मली बिकॉज इसके रिलेटेड कोई ज़रूरत भी नहीं है. बट या दीज आर द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्शंस विच आर कंडक्टेड इन आर इंडिया. सो दैट्स ऑल फॉर इलेक्शन वाला टॉपिक. इलेक्शन कमीशन हमने इंडिया कवर कर लिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन वी हैव कवर्ड. सो डू रिवाइज दिस पर्टिकुलर PDF. यू विल बी डन विद द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज नेम्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. बट या वी हैव ऑल्सो कवर्ड द स्टेट वाला पार्ट भी इसमें. सो दैट्स ऑल. होप यू जस्ट लाइक दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.